Hello and welcome all of you. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 23rd of January. So on the first page there are two important news which we are going to discuss. First is about a legal update and second is about economy section. So दोनों news को समझते हैं. So the first news, what the title of the news says, Rijiju endorses former High Court judge's view that top court hijacked the constitution. So यहाँ पे ऐसा क्यों हो गया कि हमारे ऑनरेबल जो यूनियन मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी, उनको ऐसा स्टेटमेंट देना पड़ा कि ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को या सुप्रीम कोर्ट के जजेस है या कलेजियम जो है उसने हमारे संविधान को हाईजैक कर लिया है. सो बेसिकली इसका थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझते हैं, फिर अभी यहाँ पे स्टेटमेंट क्यों दिया गया है और कौन से एक रिटायर्ड जज का यहाँ पे हाईकोर्ट जज का उन्होंने ये जो पूरा वक्तव्य उसको साइट किया है, किसने, हमारे मिनिस्टर ने. सो बेसिकली हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि दोनों के बीच में, दैट इज एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में टसल चल रहा है. ये किस चीज़ का टसल है या स्टेलमेट है? दैट इज जुडिशरी अपना जो प्रोसेस इतने समय से जो फॉलो कर रहे हैं, दैट इज अबाउट कलेजियम सिस्टम, जिसके थ्रू रिकमेंडेशंस होते हैं. रिकमेंडेशन के बेसिस पे क्या होता है, एलिवेशन होता है टू द जजेस, दैट इज हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, राइट. एंड इट मस्ट बी नोटेड दैट टोटल नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 34, और उसमें जो उनके हेड होते हैं वो हमारे सीजीआई होते हैं, अभी डीवाई चंद्रचूड़ जी है, सर, राइट. सो हमने कुछ कुछ इंस्टांसेस देखे. एक हमने बीच में देखा था जब 83rd प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की मीटिंग जयपुर में थी, तब भी हमने देखा था कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है ऑनरेबल जगदीप धनखड़ जी, तब उन्होंने बोला था कि ये जो कलेजियम सिस्टम है ये अपने आप में गलत है और उसमें कुछ इंडिपेंडेंट लोग आने चाहिए, ऐसा उन्होंने इंडिकेशन दिया था. फिर हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर जिनकी यहाँ पर बात की गई, किरण रिजिजू जी, इन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया और ये तो अभी का स्टेटमेंट, इसके पहले उन्होंने एक पत्र लिखा. ये पत्र उन्होंने अभी हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको लिखा. उन्होंने बात करी कि हाई कोर्ट में जो जजेस होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उसमें जिस तरीके से कलेजियम होता है, अलग अलग हाई कोर्ट कलेजियम 3 मेंबर का, देन सुप्रीम कोर्ट कलेजियम 5 मेंबर कमेटी, तो उसमें कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट लोग भी होने चाहिए, गवर्नमेंट अपॉइंटेड लोग होने चाहिए जो उसमें अपनी बात रख सके. अदरवाइज क्या हो रहा है कि ऑलरेडी जो जजेस हैं ऑलरेडी वही उसमें रिकमेंडेशन कर रहे हैं. इसी वजह से ये बात आई थी. अब यहाँ पर क्या हुआ है, और हम देख रहे थे रिसेंटली यहाँ पर जो जुडिशरी है, जो कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है का जो कलेजियम है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस किए थे, उन रिकमेंडेशन को भी यहाँ पे वापस से कर दिया. हमने एक एग्जांपल देखा था सौरभ कृपाल जी का, जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज बन सकते हैं, अभी उस पर क्लैरिटी नहीं, क्योंकि कलेजियम ने जो हाईकोर्ट का जो कलेजियम है 3 मेंबर का, उन्होंने रेकमेंड किया है, बट अभी तक सरकार ने उस पर सहमति जाहिर नहीं करी. सो यहाँ पे देयर आर 3 पर्सन, उसके बारे में यहाँ बताया गया, एक मद्रास हाईकोर्ट के और एक यहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट के और एक दिल्ली हाईकोर्ट के, सौरभ कृपाल जी, उन तीनों को यहाँ पे रोक रखा है. सरकार ने अपने अपने रीजंस दिए. सो इन द सेम वे अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि किरण रिजिजू जी ने एक सॉरी फॉर्मर जज हुआ करते थे बाय द नेम मिस्टर सोडी, रिटायर्ड जज दिल्ली हाईकोर्ट के, उन्होंने अपना एक वक्तव्य दिया था. उसमें उन्होंने बताया था कि जिस तरीके से अभी कलेजियम सिस्टम काम कर रहा है हमारे देश में, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हमारे संविधान को ही हाईजैक कर लिया है. अब यहाँ पे ये जो टसल दोनों के बीच में चल रहा है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उसमें ऑनरेबल मिनिस्टर ने यहाँ पर क्या किया है कि एक स्टेटमेंट, उनका जो स्टेटमेंट है उसको यहाँ पर ट्वीट किया है और उस ट्वीट के बारे में बताया कि अब तो ऐसा हो गया कि जो लोग ऑलरेडी जुडिशरी में काम कर चुके हैं, जो लोग रह चुके हैं, वो भी इसको बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हाईजैक कर लिया. सो थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, दैट विल गिव अस मोर क्लैरिटी. सो हुआ क्या है, यहाँ पे जस्टिस जो है दैट इज RS सोडी जी की बात की गई है, सॉरी रिटायर्ड जस्टिस है RS सोडी, उनको साइट किया है हमारे मिनिस्टर ने. उन्होंने क्या बोला, इन द इंटरव्यू जस्टिस सोडी हैज कॉल्ड द टॉप कोर्ट, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट, could not frame laws as it does not have the right to do so. So basically यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, सरकार अपना पॉइंट क्या रखना चाहती है कि संविधान सबसे बड़ा है और आप संविधान के कस्टोडियन है, बट दैट डजंट मीन कि आप हर एक मुद्दे में हस्तक्षेप कर सके. एंड सेकंड थिंग इज कि जो लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है या थ्रू जो लेजिस्लेचर, लोकसभा राज्यसभा में जो लोग रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनकी भी तो बात सुनी जाए. और वो अगर कोई बिल लेके आए तो सोच समझ के उसको पास किया गया, आप उस पर अपना ओपिनियन देने लग जाते, तो उस चीज़ को भी यहाँ पे बताया गया. देन बट हियर आई फील द सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम हाईजैक द कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, बाय जस्टिस रिटायर्ड BS सोडी जी, बट उसको रिआइटरेट यहाँ पे किसने किया है, हमारे अभी यूनियन लॉ मिनिस्टर ने. सो उसी वजह से टसल यहाँ पे चल रहा है. अब जैसे ही यहाँ पर ये बात हुई तो ये और ज़्यादा इसीलिए बढ़ गया क्योंकि जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ रिकमेंडेशन यहाँ पे कलेजियम के द्वारा किए गए थे, उस कलेजियम पे यहाँ पे सहमति सरकार के द्वारा नहीं आई थी. तो अब क्या किया गया, 20 जनवरी को, अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कलेजियम ने इसकी जानकारी पब्लिक कर दी कि हमने तो रिकमेंडेशन किया, अब सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको फटाफट यहाँ पे अप्रूवल दे ताकि हम आगे बढ़ सकें. अब जैसे ही ये टसल चला तो उससे ये जो इशू है दोनों के बीच में और ज़्यादा बढ़ गया, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, राइट. अब यहाँ पे सरकार क्या चाहती, सरकार चाहती कि अपने नॉमिनीज हो और
अगर सरकार का पक्ष देखें तो वो चाहते हैं कि हमेशा ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मिलने वाले लोग होते हैं या नेपोटिज्म काफ़ी होता है, उस वजह से हम ये करना चाहते हैं। बट जो जुडिशरी के जो लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि ये तो हमारे जो तीनों स्ट्रक्चर्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर सरकार के ही रिप्रेजेंटेटिव अगर इसमें आ जाएंगे तो फिर तो सरकार के अपना मुद्दा जो वो करना चाहते हैं, जो बिल पास करना चाहते हैं, उसमें सरकार के लोगों को बिठा दिया जाएगा, तो वो तो अपने आप में गलत है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो दोनों के बीच में टसल चल रहा है उसकी यहाँ पे बात की गई है। और इन दोनों के बीच में क्या इसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का क्या टेक है? अभी रिसेंटली हमने देखा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने बात की थी, ऑनरेबल हमारे सीजीआई ने एक जब वो यहाँ पे एक एड्रेस करने गए थे तब उन्होंने कहा था एक यूनिवर्सिटी में कि हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी और रीजनल लैंग्वेज ये हमारे कोर्ट्स का बेस होना चाहिए। और उसी चीज़ को यहाँ पर अपलोड भी यहाँ पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया कि ये जो बात यहाँ पर बोली ऑनरेबल सीजीआई ने, बहुत बढ़िया चीज़ बोली कि टेक्नोलॉजी और कहीं ना कहीं और ज़्यादा रीजनल लैंग्वेजेस में हमको यहाँ पे कोर्ट्स को चलाना चाहिए और बेटर होगा। सो दिस वाज अबाउट दिस होल न्यूज़। हमने पूरा इसके बारे में समझा बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है। देन सेकेंड न्यूज़, एज आई टोल्ड यू, दिस इज अबाउट द इकोनॉमी सेक्शन। और द टाइटल ऑफ द न्यूज़ सेज एक्जिम डेटा रिवाइज्ड, ट्रेड डेफिसिट नैरोज बाय $10 बिलियन। सो एक्जिम इज बेसिकली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सो यहाँ पे अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022, राइट, ये जो नवंबर 2022, दैट मीन्स 8 मंथ्स का डेटा यहाँ पर बाहर आया। उस डेटा ने यहाँ पर क्या रिवील किया कि हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में जो हमने, क्योंकि हम कभी भी जैसे इकोनॉमिक जो हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो क्या करता है, एस्टिमेट जारी करता है कि इतना एक्सपोर्ट इस महीने में हो सकता है, इस क्वार्टर में जो 3 महीने का होता है उसमें इतना एक्सपोर्ट हो सकता है, इतना इंपोर्ट हो सकता है। सो ये एस्टिमेट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, उसी के हिसाब से पॉलिसीज फ्रेम की जाती है, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पर्टिकुलर न्यूज़ में ये जो डेटा अभी रिवील किया गया पिछले 8 महीनों का, इसमें ऐसा बताया गया कि एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट में दोनों में ही जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। एक्सपोर्ट जहाँ पे हम बात करते हैं लगभग $300 बिलियन का लगभग 8 महीने में, और वही अपन इंपोर्ट्स देखते हैं वो बहुत ज़्यादा है, नियरली $500 बिलियन, $493 बिलियन टू बी प्रिसाइज, जो यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा इशू क्या है कि हम जो गेस्टिमेट कर रहे हैं और जो एक्चुअली यहाँ पे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है उसमें बहुत डिफरेंस है। और ट्रेड डेफिसिट की जो यहाँ पे बात की गई, ट्रेड डेफिसिट इज बेसिकली आपका जितना एक्सपोर्ट है और आपका इतना इंपोर्ट है उसका डिफरेंस। सो दैट मीन्स अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है, दैट मीन्स आपके देश में सरप्लस होता है। बट हमारे देश में, इंडिया की हम बात करते हैं तो हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं ऑफ गुड्स। इसी वजह से हमारे यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट होता है। सो इसी वजह से यहाँ पे इस बारे में बताया गया कि मंथ वाइज पूरा क्या एस्टिमेट रहा, क्वार्टर वाइज पूरा यहाँ पे बताया गया। बट बेसिकली इस न्यूज़ का क्रक्स अगर हम समझें तो एक्सपोर्ट जो है उसमें कमी आई है। रीज़न भी हमने पहले भी देखा, हो क्या रहा है बेसिकली कि ओवरऑल जो इंटरनेशनल मार्केट में जो डिमांड है वो कम हुई है। अल्टीमेटली अगर डिमांड कम होगी तो अल्टीमेटली होगा क्या कि डिमांड कम होगी तो हम एक्सपोर्ट कम कर पाएंगे, बट इंपोर्ट जो है वो कंसिस्टेंटली यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इकरा, केयर, उन्होंने भी यहाँ पर अपनी बात रखी कि और कुछ आरबीआई के ऑफिशियल से भी इस पर्टिकुलर न्यूज़ में नीचे जो फर्दर इलेबोरेशन है 10th पेज पे, उसमें बता रखा है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज फ्रेम करना हमारे देश में बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि आरबीआई या जितनी मिनिस्ट्रीज़ है, कॉमर्स मिनिस्ट्री, ये सब जो डेटा रिलीज करते हैं वो फैक्ट्स फिगर्स के बेसिस पर, उसी के बेसिस पर पॉलिसीज आती है। और अगर इसमें इतना चेंजेस आएगा तो वो अपने आप में गलत है। बट यहाँ पे अगर एक चीज़ हम समझें कि क्या हमें इस न्यूज़ के नोट्स बनाने की जरूरत है, हमें नोट्स नहीं बनाने, बट हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ट्रेड डेफिसिट, बेसिकली ये सब क्या होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो पता होना चाहिए। दिस वाज बेसिक्स अबाउट इकोनॉमी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज स्टेट न्यूज़। सो दिस इज अबाउट गोइंग इंटरनेशनल। इसको हम अच्छे से आज एक एडिटोरियल में भी समझेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, अब यहाँ पे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ भी फॉरेन में जाके अपनी ब्रांचेस सेटअप कर सकती है। रिसेंटली आईआईटी खड़गपुर ने यहाँ पर अनाउंस किया था, मलेशिया में वो सेटअप कर रहे हैं, और दुबई में से भी हमारी अपनी बात चल रही है, यूएई में। तो इन द सेम वे इवन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, अभी जो यूजीसी के जो नए ड्राफ्ट रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी भी अगर इंडिया में आके अपनी यूनिवर्सिटी सेटअप करना चाहती है तो वो कर सकती है। सो इसके बारे में अच्छे समझेंगे बेसिकली यहाँ पर इससे फ़ायदा क्या होगा, ये अल्टीमेटली पर्पज़ क्या है इसका। चलिए, this was all political, so that's why we are skipping this. Okay, so today we'll be discussing 3 editorials and 1 opinion. Okay, so what the title of the first editorial says, changing politics, incompatible governors. So यहाँ पे ऑथर ने गवर्नर्स को ही इनकम्पेटेबल बता दिया। अब ऑथर ने इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को स्टार्ट किस तरीके से किया है, यहाँ पे कुछ स्टेट्स के नाम दिए जहाँ पे नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, जैसे दिल्ली की, पंजाब की बात की गई, महाराष्ट्र, हालांकि महाराष्ट्र में अब सरकार यहाँ पे बीजेपी की आ गई है, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, झारखंड, दिल्ली। तो ऑथर ने स्टार्ट इससे किया कि जहाँ जहाँ पे भी नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है या जहाँ पे बीजेपी सरकार में नहीं है, वहाँ पे हम देखते हैं कि पॉलिटिकल टसल बहुत चलता है किसके बीच में, वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है या सरकार जो है और वहाँ के गवर्नर के बीच में।
अल्टीमेटली ये जो एडिटोरियल इसमें बात की गई है, जो पहले हुआ करता था स्टेट्स को कितनी कहीं ना कहीं पावर दी जाती थी और जिस तरीके से हमने पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया था इन द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसकी बात की गई। प्लस ऑदर ने 3 पॉइंट्स और बोले। 3 पॉइंट्स क्या है, दैट ये जहाँ पे हो रहा है ये ऐसा हो क्यों रहा है, इसका फर्स्ट रीजन क्योंकि यहाँ पे बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट नहीं है। सेकंड थिंग, द कॉन्ट्रेरियन इंटरवेंशनल गवर्नर्स आर इन द नेम ऑफ सपोज पावर, की गवर्नर्स को आपने पावर्स दे रखी, इसी वजह से उस पावर का मिसयूज कर रहे हैं, ऐसा उधर ने बोला। एंड थर्ड थिंग, देयर डिसएग्रीमेंट स्पिल आउट इन द वाइड ओपन टू द मीडिया रीइंफोर्सिंग ए पॉलिटिकल डिवाइड। बेसिकली वही हुआ और उसी का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, किसका, जो रिसेंटली हमने देखा था जब हमारे ऑनरेबल गवर्नर ऑफ तमिलनाडु श्री आर एन रवि जी, जब उनको एक स्टेटमेंट अपना यहाँ पे तमिलनाडु असेंबली में यहाँ पर देना था, पूरा अपना जो वक्तव्य देना था स्पीच, तो उसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें स्किप कर दी और अल्टीमेटली उनके अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन लाया गया और उन्होंने बाद में क्या किया, वॉकआउट किया। सो ये बेसिकल इंस्टेंस हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया, ऑदर ने यहाँ पर बताया कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। पहले हमारे देश में एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी था। सेंट्रलाइजेशन का मतलब सब चीज़ दिल्ली से ही होती थी, अब दिल्ली विच इज द कैपिटल। सो अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, उससे लोकल लेवल जो बॉडीज़ है उनको यहाँ पर पावर दी गई और उससे यहाँ पर ऑटोनॉमी उनके पास धीरे धीरे आती है। हालांकि उसमें भी काफ़ी इशूज़ है, स्टेट्स के पास उनको जाना पड़ता है काफ़ी सारे स्कीम्स के लिए, पैसों के लिए, तो उससे रिलेटेड हमने एडिटोरियल्स रिसेंटली यहाँ पर डिस्कस किए। बट यहाँ पे ऑदर ने बोला कि अपने आप में ये एक बहुत मुश्किल कहीं ना कहीं हो जाता है सरकारों के लिए कि एक तरफ जब वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, बिल्स पास करते हैं, और ऐसे में अगर गवर्नर है और बीजेपी रूल्ड स्टेट्स नहीं है तो वहाँ पे बहुत इश्यूज होते हैं, ऐसा यहाँ पर ऑदर ने बोला। प्लस यहाँ पे कुछ और चीज़ें बताइए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, सी चेंज इन स्टेट्स। इसका यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे ऑदर ने जो बताया कि जब पहले मनमोहन सिंह जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे और 91 में जब एलपीजी पॉलिसी लाई गई थी और उस समय जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव जी, उस समय ये सब चेंजेस आए और स्टेट्स को पावर ऑटोनॉमी दी गई। और इसका और ज़्यादा इम्प्लीकेशन या इम्प्लीमेंटेशन हम कब देख सकते हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब उस समय एक कोएलिशन गवर्नमेंट चलाई थी, तब यहाँ पे क्या हुआ था, बहुत सारी रीजनल पार्टी जो, क्योंकि देयर आर सर्टेन रीजनल पार्टीज वो केवल एक स्टेट से में ही सीमित है, राइट। सो उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी कहीं ना कहीं उससे पावर मिली थी और वो अपनी बात रख सकते थे। तो इन द सेम वे वो एक बहुत अच्छा समय था। बट अगर हम अब बात करते हैं अभी की जो बीजेपी गवर्नमेंट है, स्पेशली आफ्टर 2014, जिस तरीके से ऑदर ने यहाँ पर बताया कि हिंदुत्व के मुद्दे पे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति यहाँ पर कर रहे हैं, और जिस तरीके से अब स्टेट्स के गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट एक तरीके से उस तरीके से हो चुका है कि बहुत मुश्किल हो रहा है, स्पेशली फॉर नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स की वो अपने देश को अपने स्टेट को किस तरीके से यहाँ पर चलाए। तो ये यहाँ पर ऑदर ने इस पूरे पार्ट में यहाँ पर बोला है। अब यहाँ पे क्या बोला है, स्टेट लीडरशिप टू द फोर। तो इसमें बेसिकली यहाँ पर ऑदर ने बात की है कि अगर इसी तरीके से यहाँ पे चलता रहा तो जो सिंक्रोनाइजेशन है, मतलब क्योंकि आपको अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में भी अगर कोई बिल पास करना है तो अल्टीमेटली गवर्नर की उसमें एसेंट चाहिए। तो तमिलनाडु का भी एग्जांपल हमने देखा था कि देयर आर नियरली 20 बिल्स जो यहाँ पे ऑनरेबल गवर्नर ने, जो आर एन रवि जी है, उन्होंने यहाँ पर उस पर सहमति नहीं दी। तो इस चीज़ को भी ऑदर ने यहाँ पर रिआइटरेट किया और इवन रियलिटी चेक कि एक्चुअल में गवर्नर के पास पावर कितनी होती है और किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं और किस तरीके से मिसयूज़ करते हैं। हालांकि ऑदर ने इनिशियली ये भी बोला कि इवन देन देयर आर सर्टेन गवर्नर्स जो बीजेपी रूल स्टेट्स में यहाँ पर नहीं है, बट फिर भी उनका काम यहाँ पर बहुत अच्छा है और बहुत सही तरीके से काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे कुछ ऑदर का इंडायरेक्टली यहाँ पर ये बोलना है कि कुछ यहाँ पे लोग हैं हु आर अपॉइंटेड एज गवर्नर्स, दे आर वर्किंग एज पॉलिटिकल पपेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और वो अपने आप में सही नहीं है। अगर उनको आप बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दे देंगे और उनको अगर बहुत ज़्यादा पावर दे देंगे तो दोनों के बीच में जो टसल है वो बहुत ज़्यादा चलता रहेगा। सो इसी वजह से यहाँ पर जो ऑदर ने टाइटल दिया है अबाउट गवर्नर्स, दैट इज इनकम्पेटेबल गवर्नर्स, दैट इज चेंजिंग पॉलिटिक्स एंड इनकम्पेटेबल गवर्नर्स। चलिए सेकेंड एडिटोरियल पढ़ लेते हैं। सेकेंड एडिटोरियल का टाइटल क्या बोलता है, अ रिमाइंडर ऑफ द फ्लॉज इन इंडियाज अर्बनाइजेशन पॉलिसीज। सो यहाँ पर ऑदर ने बात की है कि अगर हम अभी कुछ यहाँ पे रिपोर्ट्स भी साइट की, ऑदर ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट यहाँ पे साइट की और इवन इंडिया का भी डेटा यहाँ पर रिलीज़ किया। तो उसमें बेसिकली ऑदर ने क्या बोला, ऑदर ये बोलना चाहते हैं कि हमारे देश में अभी क्या हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, डैम्स, ये सब बनते तभी देश डेवलप होता है। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम हो रहा है। बट यहाँ पे ऑदर के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी समस्या ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कुछ रिपोर्ट्स के भी आधार पर अगर हम देखते हैं तो ऐसा बताया गया कि इंडिया का जो ओवरऑल परसेंटेज है, जो मतलब जितना पैसा हम सरकार यहाँ पे देती है इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बहुत ज़्यादा है विथ रेस्पेक्ट टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। मतलब कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत कम है और इवन जो गवर्नमेंट का है रिस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं पीपीपी मॉडल की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, काफ़ी सारी चीज़ों में आ रही है। बट स्टिल अगर हम देखें तो ऐसे बहुत से सेक्टर्स, ऐसे बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे मेजरली जो
पोर्शन है, चंक ऑफ मनी है, वो किसके द्वारा, सरकार के द्वारा यहाँ पे वहन किया जा रहा है। सो ऑथर ने यहाँ पर यही बोला, ओवरऑल सब चीज बता रहे कि पीपीपी मॉडल जैसे मैंने आपको बताया, और कितना एक्सपेंडिचर यहाँ पे 48%, 24%, 15% सेंट्रल, स्टेट एंड सिटी गवर्नमेंट, बेसिकली यहाँ पर अर्बन सिटीज की बात की गई कि उनके डेवलपमेंट के लिए 48 + 24 और 15 मतलब 87% पैसा तो यहाँ पे सरकार ही दे रही है, राइट। और रिमेनिंग कुछ जो है वो यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से जितनी पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, उनकी जो डिमांड्स हैं उन सबको फुलफिल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर चाहिएगा आने वाले समय में, और इवन अभी भी किसमें, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। बट हालांकि सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई है, उन स्कीम्स के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी स्कीम्स हमारे यहाँ पे, जैसे अमृत मिशन यहाँ पे चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ पर चल रही। बट इन सब का कॉर्पस अगर हम सब मिला भी लें 2024 तक का भी, तो भी 2 लाख करोड़ है। बट हमारी जो रिक्वायरमेंट है अर्बन सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए वो लगभग 7 लाख करोड़ की है। तो ये जो वाइड गैप है इसको कैसे फुलफिल किया जाएगा, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर ऑथर ने बताया। अब ऑथर ने यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी दिया है, बट सजेशंस भी दिए कि क्या किया जा सकता है। बेसिकली जो सिटीज़ है जिनके ऊपर आप टैक्सेस लगा रहे हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द चंक यहाँ पे कुछ डेटा भी साइड किया ऑथर ने कि जितना पैसा रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है मोस्ट ऑफ द सिटीज़ से ही आ रहा है, और सिटीज़ में लोगों को अच्छी लाइफस्टाइल सब चीज़ चाहिए। तो आप एक प्रॉपर प्लानिंग करके कि उन लोगों की नीड क्या है, वहाँ पे लोगों को ज़रूरत क्या है, उस बेसिस पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो, और इन द सेम वे आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो और वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर टैक्सेस लगाओ। हालांकि टैक्सेस ऑथर ने ये बोला कि अभी लग रहे, बट जो उनकी नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे यहाँ पर टैक्स लगाया जाए, और टैक्स में डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ोतरी होनी चाहिए। अदरवाइज अगर सरकार ही खुद इतना बर्डन इस पर लेती रहेगी तो सरकार दूसरे सेक्टर्स पे, राइट, नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर बट अदर सेक्टर्स, डिफेंस और बाकी एजुकेशन, उन पे किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेगी। और ऑथर ने एक एग्जांपल यहाँ पे शिमला का भी दिया कि शिमला में किस तरीके से हमने यहाँ पर चेंजेस किए, क्योंकि ऑथर हिमसेल्फ वाज ए डेप्यूटी मेयर ऑफ शिमला। सो उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी कि शिमला में हमने किस तरीके से वो जो बेसिकली पॉलिसी जो शिमला का डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसको हमने एज ए प्राइवेट एंटिटी, एज ए कंपनी बना दी, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें हो गए। तो उस तरीके से उसको चलाना बहुत ईजी हो गया। बेसिकली गवर्नमेंट एंटिटी अगर वहाँ पे सिटी में डेवलपमेंट कर रही है और उस पर्टिकुलर रीजन की, इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल वाटर के लिए या इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो उसके लिए क्या कर दिया जाए, उसको एक प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड छोटी सी कंपनी कुछ बना दी, सो दैट एक प्रॉपर फंक्शनिंग रहे, प्रॉपर ऑडिट रहे, पता चले कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, तो प्रॉपर डिमार्केशन हो कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ पे और बेटरमेंट यहाँ पे किया जा सकता है। सो ऑथर ने यहाँ पर एंडिंग इस चीज़ से करी कि ये जो एक सेक्टर है, या हम अर्बन डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इसकी इतनी बात नहीं की जाती, बट एक्चुअल में इसमें जितना पैसा चाहिए और जितना यहाँ पर रिक्वायरमेंट है और एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाने की, अगर वो नहीं बनाया गया तो आने वाले समय में बहुत दिक्कतें हो सकती है। बिकॉज पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अल्टीमेटली लोगों के नीड्स, डिमांड्स, डिजायर्स बढ़ रहे हैं, उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पर सरकार को काम करने की आवश्यकता है, ऐसा ऑथर ने यहाँ पर बताया। देन फर्स्ट ओपिनियन पे आ जाते हैं। ओके, सो व्हाट द टाइटल ऑफ द फर्स्ट ओपिनियन सेज, नेसेसरी पुशबैक, द सेंटर शुड स्टॉप सीइंग जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स इज रिवॉर्ड्स फॉर लॉयलिस्ट। सो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट पेज पे देखा था कि जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल के बीच में फाइट है, उसी के बारे में यहाँ पर इस ओपिनियन में बताया गया। यहाँ पे ऑथर ने क्या बोला इस पर्टिकुलर ओपिनियन में कि यहाँ पे सरकार अभी बेसिकली यहाँ पर क्या कर रही है, सरकार जो रिकमेंडेशन यहाँ पे दिए जा रहे हैं उसको यहाँ पर रोक रही है, कुछ रिकमेंडेशन को रोका है। उनके बारे में बताया कि दैट इज दिल्ली हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट, और जो हमने देखा था बॉम्बे हाई कोर्ट, तीनों के यहाँ पे नाम भी दे रखे किस किस के। सौरभ कृपाल जी के बारे में हमने देखा था, वो दिल्ली हाई कोर्ट के, और बाकी दोनों हाई कोर्ट के जो जजेस का एलिवेशन के लिए यहाँ पे रिकमेंड किया था हाई कोर्ट कॉलेजियम ने, उसको यहाँ पे मना कर दिया। अब उसी के बाद ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी चली। तो ऑथर ने आगे ये बताया कि ये जो कॉलेजियम के बीच में और सरकार के बीच में जो कंटिन्यूस टसल चल रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे ये अपने आप में गलत है। सरकार को अपना काम करना चाहिए एंड लेट द जुडिशरी वर्क जो उनका काम है, राइट। अगर दोनों अपने काम के बीच में अगर आएंगे तो वो अपने आप में गलत है। प्लस ऑथर ने यहाँ पर एक चीज़ और बोली कि ऐसा भी देखा गया है कि काफ़ी बार कुछ जो गवर्नमेंट के लॉयलिस्ट होते हैं, अगर उनको वहाँ पे आपने रिकमेंड कर दिया या वो उस कमेटी में आ गया, तो वो उनका हमेशा एक पर्सनल बायसनेस रहेगा। और जब आप जुडिशरी में आप बैठे हैं, आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, वहाँ पे एज ए हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, तो आपको आपके सारे पर्सनल बायसेस एक साइड में रखने। अगर आप ऑलरेडी बायस्ड है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पर ऑथर ने बताया कि सेंटर का जो अपॉइंटमेंट है या जिस तरीके से टसल चल रहा है, और ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस के लिए यहाँ पे सेंटर जो बात कर रहा है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट्स है इसको उन लोगों को एज ए रिवॉर्ड नहीं देना चाहिए जो यहाँ पे सरकार देने की कोशिश कर रही है या कर सकती है, ऐसा ऑथर का यहाँ पर मानना है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सो देन विल कम डाउन टू अनदर एडिटोरियल, एज आई टोल्ड यू दिस विल डिस्कस अबाउट द एजुकेशन, जो भी यहाँ पर
Okay, so what the title of this particular editorial says, it's time for Indian universities to join the world. बहुत अच्छे से ये एडिटोरियल यहाँ पर ऑथर ने लिखा है और इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में ऑथर ने बात की है कि अब यहाँ पे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ भी फॉरेन में जाके अपनी ब्रांचेस सेटअप कर सकते हैं और अब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी इंडिया में आके अपनी ब्रांचेस सेटअप कर सकते हैं, जिस तरीके से यूजीसी की गाइडलाइंस अभी हमने रिसेंटली थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब यहाँ पे इससे होगा क्या, अभी तक अगर हम टॉप रैंकिंग्स की अगर बात करते हैं तो उसमें हमारे केवल कुछ ही कॉलेजेस यहाँ पर आते हैं, IITs बहुत फेमस है, बट जितने लोग इन IIT से IIM से बड़े बड़े इंडियन इंस्टीट्यूशन से यहाँ पर पढ़ के निकले तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी टॉप पोजीशंस पे अभी ऑलरेडी है। हमने देखा अलग अलग सेक्टर में, कोई भी किसी भी सेक्टर में आप बात करें अच्छी पोजीशंस पे आपको इंडियंस मिलेंगे। तो ऐसे में वो लोग पढ़ाई करके यहीं से निकले, बट उन लोगों का नाम बहुत है बट इन इंस्टीट्यूशंस का इतना नाम नहीं। तो अब ये जो अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत जिस तरीके से अब यहाँ पे चेंज ये आया है कि अब इंडियन यूनिवर्सिटी अगर कोई है वो फॉरेन में जाके अपनी ब्रांच सेटअप कर सकती है, और नॉट ओनली इंडियन यूनिवर्सिटी बट इवन एम्स और इनकी भी यहाँ पे बात चल रही है। और इवन कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी, अभी जो हमने रिसेंटली यूजीसी गाइडलाइंस देखे थे उसके अंतर्गत कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी अगर इंडिया में आके अपनी ब्रांच सेटअप करना चाहती है तो वो कर सकती है और उसमें उसको फुल ऑटोनॉमी दी जाएगी, ना फी स्ट्रक्चर में उसको कोई चेंजेस करने हैं या आपको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरवेंशन रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक अच्छे, बट हाँ कुछ जो क्राइटेरियाज है कि आप टॉप 50 की कैटेगरी में आने चाहिए और टॉप 500 की कैटेगरीज में आने चाहिए इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़। और इससे क्या होगा अल्टीमेटली जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जब वो बाहर जाते हैं तो उनको ट्रैवलिंग बहुत कॉस्टली पड़ता है, देन वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल पड़ता है, तो इन सब और प्लस एनवायरनमेंट, एक नए एनवायरनमेंट में बच्चा जाता है। बट वही फॉरेन यूनिवर्सिटी अगर हमारे देश में यहाँ पे अपनी ब्रांच सेटअप कर देती है और वही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ना टीचर्स में, ना एजुकेशन करिकुलम में, किसी में यहाँ पे सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, तो उससे अल्टीमेटली होगा क्या कि वो जो बच्चा फॉरेन पढ़ने जा रहा था अब उसको वही सब चीज़ें हमारे देश में यहाँ पे मिल पाएगी। और अल्टीमेटली ये हो क्यों पा रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से, क्योंकि उसी में ये सब इसको यहाँ पर बताया गया। अब ऑथर ने यहाँ पर ये बोला कि इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इंडिया के जो लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल पे इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, अब अल्टीमेटली उसमें और यहाँ पे इजाफा हमें देखने को मिलेगा। इसी वजह से यहाँ पे ऑथर्स ने बहुत सारी चीज़ें बताई है किस तरीके से एक लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पर बढ़ेगी। और प्लस अभी तक जितने कॉलेजेस अगर हम देखें, जो इंडियन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़, ये जो NIRF की रैंकिंग से अलग अलग रैंकिंग्स आती है उसमें हम देखें तो बहुत कम कॉलेज है इंडिया में, बट फिर भी आप जो टॉप पोजीशन है उसमें आप देखोगे तो इंडियंस बहुत सारे। तो इसी वजह से ये जो एक मूव अभी ये रिसेंटली यहाँ पर सरकार लेके आई है, ये एक बहुत वेलकमिंग मूव है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ भी फॉरेन में जाकर अपनी ब्रांचेस सेटअप कर सकती है और कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी भी अगर चाहे तो इंडिया में अपनी ब्रांच सेटअप कर सकती है। सो दिस वॉज अबाउट दिस होल एडिटोरियल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। सो दिस वॉज अबाउट दिस एडिटोरियल। This we can skip. Okay, so now we'll move directly to the world section. So वहाँ पे we'll be discussing 2 to 3 news. Okay, so first news is about the gun culture which is prevailing at its peak in USA. और ये आज का नहीं है, काफ़ी समय से। So what the news says, gunman kills 10 ड्यूरिंग लूनार न्यू ईयर फेट इन US। सो अभी US में हम काफ़ी बार, अभी रिसेंटली हमने कुछ समय पहले एक इंसिडेंट देखा था जहाँ पे एक छोटे से बच्चे ने, 8 या 9 ईयर्स के बच्चे ने अपनी टीचर के ऊपर वहाँ पे स्कूल में गोली चला दी थी। क्यों? वहाँ पे क्योंकि US में गन परचेज करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस है और नॉर्म्स वो बहुत ईजी है, तो इसी वजह से हम देखते हैं काफ़ी सारे पेरेंट्स, काफ़ी सारे घरों में गन कल्चर बहुत वहाँ पे नॉर्मल है, इसी वजह से इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं। ऐसा ही यहाँ पे एक इंसिडेंट यहाँ पे देखने को मिला है। बेसिकली हुआ क्या है कि एक गनमैन, यहाँ पे लूनर न्यू ईयर यहाँ पे US में मनाया जा रहा था और उसमें कुछ जगहों पे यहाँ पे जिस तरीके से इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे, वहाँ पे एक गनमैन आता है और उसने वहाँ पर 10 लोगों को, जिसमें 5 महिलाएं और 5 पुरुष, 5 मेल एंड 5 फीमेल, उन सबकी उसमें इंसिडेंट में जान चली गई और अभी भी लगभग 9 से 10 लोग ऐसे जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब घायल हुए। सो ये बेसिकली यहाँ पर रिवील करता है कि ये जो कल्चर है, गन कल्चर वहाँ पे बहुत धड़ल्ले से हम कह सकते हैं यहाँ पे US में चल रहा है। उसकी वजह से इवन नॉट ओनली स्मॉल किड्स, एडोलसेंट्स, एडल्ट्स और इवन सभी लोगों में एक तरीके से थोड़ा डर भी रहता है। इसी वजह से खुद की सेफ्टी का हवाला देके भी काफ़ी सारे लोग गन्स परचेज करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, गन्स परचेज करना US में बहुत ईजी है, जो नॉर्म्स है बहुत ईज है, तो इसी की वजह से इस तरीके के इंसिडेंट्स देखते हैं। अब हालांकि यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है वो बोल रही है कि हम वी आर इन द प्रोसेस ऑफ
गेटिंग द आइडिया कि इंसिडेंट क्यों हुआ, क्या इसका रीज़न है और क्या रीज़न था कि ये पर्टिकुलर इंसिडेंट यहाँ पे हुआ, तो उन सब की यहाँ पे तहकीकात की जा रही। बट अगर हम क्रक्स समझें इस पर्टिकुलर न्यूज़ का कि इसमें 10 लोगों की जान चली गई है और 10 लोग अभी भी यहाँ पे घायल हैं बहुत बुरी तरीके से, इस पर्टिकुलर न्यूज़ में यहाँ पर बताया गया। देन सेकेंड न्यूज़ एंड थर्ड न्यूज़, बोथ दीज न्यूज़ आर अबाउट इजराइल। सो यहाँ पे बेसिकली क्या न्यूज़ बोल रही है, इजराइलीज टेक टू द स्टेट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट्स प्लान टू ओवरऑल जुडिशियरी सिस्टम, ये एक न्यूज़ है। सेकंड इज नेतन्याहू फायर्स कैबिनेट अलाई हिडिंग कोर्ट रूलिंग। सो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, इसराइल में हमने अभी देखा कि 6th टाइम यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने, किसके, इसराइल के। इसराइल में जो वहाँ की कह सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स है अगर उसको हम देखें तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स है बहुत कम है, इसी वजह से जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज है उनका अपने आप में बहुत बड़ा रोल यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू क्योंकि उनके पास जो मेजोरिटी नहीं है तो उनको कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का साथ आना पड़ा, और वो जो पॉलिटिकल पार्टीज आई वो बहुत एक्सट्रीम राइट विंग की थी। अब अगर आप उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में हैं तो उनके जो डिसीजंस या उनके जो एजेंडाज थे उनको आपको डेफिनेटली काम करना पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि अपनी सरकार को किस तरीके से चलाएं, और इस सरकार को आए हुए लगभग अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और इस तरीके के इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि उनके एक हेल्थ एंड इंटीरियर मिनिस्टर जो है उनको यहाँ से उनकी कैबिनेट से बेंजामिन नेतन्याहू को यहाँ पर फायर करना पड़ गया, क्योंकि उनके ऊपर लास्ट ईयर करप्शन के एलिगेशंस लगे थे। और हालांकि अब यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है कि आपका जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जिस तरीके से आपके ऊपर एलिगेशन है और अभी कोर्ट में पूरा मामला है, बट हम चाहेंगे आने वाले समय में आपको एक अच्छी जगह पे यहाँ पे हम पोस्ट पे पहुँचा सकें, कुछ ना कुछ अच्छा कर सके। तो बेसिकली क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को भी ये पता है कि अगर मुझे सरकार चलानी है तो इन सब लोगों का यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, अगर सपोर्ट नहीं रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सेकेंड न्यूज़, ये वहाँ पे भी क्या हुआ है, इसराइल की अगर बात करते हैं तो जुडिशरी सिस्टम रिलेटेड यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट चेंजेस किए जा रहे हैं, और जिस तरीके के प्रोमिसेस यहाँ पे किए गए थे बेंजामिन नेतन्याहू और उनके जो एलाइड जो एक्सट्रीम राइट विंगर, दे आर नॉट राइट विंगर्स, दे आर एक्सट्रीम राइट विंगर्स। सो उसी की वजह से कुछ चेंजेस यहाँ पे करने की बात की गई इन द जुडिशरी सिस्टम, और जैसे ये चेंजेस के बारे में बातचीत हुई तो उसके बाद प्रोटेस्ट इतना यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला। इवन थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द कैपिटल ऑफ इसराइल दैट इज टेल अवीव, वो वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करने आ गए, और उसी के बाद यहाँ पे पुलिस को यहाँ पे एक्शन लेना पड़ा और बाकी सब लोगों को यहाँ पे एक्शन लेना पड़ा। सो अल्टीमेटली एज यू कैन सी इन द फोटोग्राफ इटसेल्फ दैट थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द जुडिशियल रिफॉर्म्स, जिससे क्या हो रहा है बेसिकली इसराइल की जो जुडिशरी है उसकी जो पावर्स है वो कम हो रही है। तो यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू का ये मानना है कि हम इस कोई बिल जो लेके आए हैं और जिस तरीके से हम ये काम कर रहे हैं बहुत सोच समझ के लाए, बट यहाँ जिस तरीके से लोगों में उसका एक रोष है उसी का यहाँ पे एक एग्जांपल है कि जिस तरीके से यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द डिसीजन विच दे हैड रिसेंटली टेकन अबाउट दिस चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग जुडिशियल सिस्टम। सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज़, बोथ दीज न्यूज़ वी हैड डिस्कस। चलिए, सो हियरन आई कंक्लूड विद टुडेज सेशन, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।